नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पर। पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने आज पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। कश्मीर के लेह में भारतीय सैनिकों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की सीधी लड़ाई की ताकत नहीं है, इसलिए वो आतंकियों के जरिए लड़ रहा है। सवाल यही है कि पाकिस्तान आखिर आतंकियों की आड़ क्यों ले रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया। पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है ये बड़ा हमला। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए मोदी ने लेह में जवानों के बीच पाकिस्तान की करतूत का खुलकर जिक्र किया। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बोले हैं। लेह के रिंचिन ऑडिटोरियम में भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में भारत से सीधे लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो प्रॉक्सी वार का सहारा ले रहा है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पाकिस्तान पर इतना तीखा हमला किया है। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर हो गए। प्रॉक्सी वॉर ये संकट सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का हो गया है। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे ही नहीं आया है। एनडीए सरकार बनने के बाद पाकिस्तान करीब 2 दर्जन बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। सोमवार की रात को पुलवामा में बीएसएफ के जवानों पर हुए हमले में 8 जवान घायल हो गए। इससे पहले 6 अगस्त को कुपवाड़ा के टंगधार में आतंकियों की गोली से एक जवान की जान तक चली गई थी। प्रॉक्सी वॉर को हम ठीक तरीके से हैंडल करेंगे, ये पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है। प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, पर अब हमें देखना है कि क्या हमारी ये जो गवर्नमेंट है पुरानी गवर्नमेंट की तरह रहेगी या ठोस कदम उठाएगी। मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी पहुंचे थे। माना जा रहा था कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की शुरुआत हो रही है, लेकिन बीते 2 महीनों में पाकिस्तान ने न सिर्फ सीजफायर तोड़ा बल्कि कई बार घुसपैठ की नाकाम कोशिश भी की। पिछले महीने ये मुद्दा जब संसद में उठा था तब रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कबूला था कि पाकिस्तान मोदी सरकार बनने के बाद 19 बार ये नापाक करतूत कर चुका है। ना तो सर झुका है और ना ही ये सरकार ना ही सर झुकने देगी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर से सोमवार को आई ये तस्वीरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की पुष्टि करने के लिए काफी है। लेकिन पाकिस्तान उल्टे चोरी और सीनाजोरी वाली कहावत पर काम कर रहा है। सोमवार को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में तैनात भारतीय उप उच्चायुक्त को बुलाकर इस बात के लिए ऐतराज जताया कि भारत ने जुलाई से लेकर अब तक 54 बार सीजफायर तोड़ा है। सवाल यही है कि पाकिस्तान आतंकियों की आड़ आखिर क्यों ले रहा है। फिर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने का और संबंध सुचारू करने का क्या मतलब हुआ। आतंकवादियों की आड़ क्यों ले रहा है पाकिस्तान। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या करें प्रधानमंत्री मोदी। इसके साथ ही मोदी की दोस्ती को पाकिस्तान ने क्या उनकी कमजोरी माना है, सवाल ये भी है। आपको याद होगा शपथ ग्रहण के वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को खास तौर पर न्योता देकर उसे एक ऐतिहासिक लम्हा बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से 19 से 20 बार पाकिस्तान की तरफ से पिछले 3 महीनों में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। इसका क्या मतलब निकाला जाए। हमारे साथ सीधे इस्लामाबाद से हमारे खास मेहमान तारिक पीरजादा साहब जुड़ गए हैं और इसके अलावा यहाँ भारतीय मेहमान भी मौजूद हैं। आपसे उन सबका परिचय कराएंगे, लेकिन सबसे पहले तारिक पीरजादा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीधा मैसेज है ये पाकिस्तान को कि आप में सीधे सीधे लड़ने की ताकत नहीं है, इसीलिए आप आतंकवादियों का सहारा लेते हैं और इस तरह की कायराना हरकतें होती हैं सीज फायर का उल्लंघन करने की। एक अजीब बात हुई है, बल्कि खतरनाक बात, कि जो ब्रीफिंग नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान को दी गई है और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फौजी ताकत नहीं है रवायती कन्वेंशनल वेपन की से लड़ने की, इसलिए वो आतंकवादी की का सहारा ले रहा है। एक तो ये कि पाकिस्तान कोई आतंकवादियों का सहारा नहीं ले रहा है और उसका सबूत ये है कि अभी 2 दिन पहले हमने आपका एक फौजी आपको पकड़कर वापस दिया और आज के अखबारों में लिखा हुआ है कि वजारत खारजा ने आपके डिप्टी हाई कमिश्नर को बुला के एहतजाज किया है, क्योंकि आपकी गोलियों से, आपकी फौज के हमलों से यहाँ पे न सिर्फ एक औरत मारी गई है बल्कि बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। और आपको पिछले 3 महीने के वो सीज फायर उल्लंघन नहीं समझ आते हैं। नहीं सर, लेकिन देखिए ना, अगर फैक्ट्स ट्विस्ट होंगे तो फिर तो इंटरप्ट करना पड़ेगा।
सर, आपको नहीं दिखाई देता कि आपकी तरफ से लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, जो आतंकवादी आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको कवर पाकिस्तान की सेना देती है फायरिंग करके, हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है, हमारे सिविलियंस पर आप लोग हमला कर रहे हैं, इन सबको कैसे देखा जाए? पहले तो ये है कि आपकी तरफ कोई आतंकवादी इसलिए नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ कोई बड़ा वाकया ही नहीं हुआ। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो वाकयात हैं, ये तो हम कह रहे हैं कि आप हमारे लोगों को मार रहे हैं, लेकिन मुझे जरा पीछे नरेंद्र मोदी के एक बयान की तरफ जाने दीजिए। ये जिसने भी ब्रीफिंग दी है कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉर लड़ने की सलाहियत नहीं रखता, ये एक स्ट्रेटेजिक सुइसाइड का मशवरा है, एक स्ट्रेटेजिक खुदकशी का मशवरा दिया है। पाकिस्तान एक पुरान मुल्क है, वजीर आज़म नवाज शरीफ आपसे बात करना चाहते हैं, इसीलिए 25 तारीख को आपके सेक्रेटरी जो है बात करने का माहौल आप लोगों ने बना कहाँ रखा है तारिक पीरजादा साहब? लेकिन आपने कहा कि पता नहीं कौन ब्रीफ कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं शिवसेना से। शिवसेना मोदी सरकार में बहुत अहम सहयोगी है। प्रेम शुक्ला जी, आप सुन रहे हैं तारिक पीरजादा साहब को, जरा भी मलाल नहीं है इस चीज का कि सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लोग तो कन्वेंशनल वॉर करने की पूरी ताकत रखते हैं। अब वो क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, तारिक पीरजादा और उनकी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज, आईएसआई, उनके नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर पाले गए आतंकवादी, इन सबका पिछले 60-65 वर्षों से एक ही संदेश है कि हिंदुस्तान के साथ अगले कई सदियों तक लड़ते रहना है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी ये कहा था कि हम तमाम वर्षों तक लड़ते रहेंगे, मिट जाएंगे लेकिन लड़ना नहीं बंद करेंगे। तो इनकी हरकतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद सार्क देशों के साथ नवाज शरीफ को भी निमंत्रित करने का काम किया था। उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया था कि हम आपसे कोई संघर्ष नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन आप भी हमारे साथ जो है वो सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें। लेकिन पिछले कुछ दिनों की जो हरकतें हैं एलओसी पर, वो इस बात को साबित करती हैं कि इनकी तरफ से इनकी फौज नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर आतंकवादियों को घुसपैठ कराने का सतत प्रयास करती है। साहब सुन रहे हैं आप, यही भाव है भारत सरकार के अंदर, यही भाव है। और जैसे ही इनके एलओसी पर हमले होते हैं उनको उसी तरह से जवाब देना, यही एकमात्र तरीका है कि भारत से बात हो। आप चाहते ही नहीं है कि बात हो पीरजादा साहब। अब आप सुन लीजिए इसका जवाब, बहुत छोटा सा। ये जो शुक्ला जी ने फरमाया है, ये तमाम तर गलतफहमी और झूठ पर मबनी है। वजह उसकी ये है कि मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि अभी 2 दिन पहले हमने आपका एक सोल्जर वापस किया है, उसे गिरफ्तार किया था। क्या करते हैं आप? और वो कोई नहीं, सोल्जर वापस करना आपका एहसान है। अच्छा, एक बात, वो इसलिए कि हम आपसे ताल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं। दूसरी बात, आप जो बात कहते हैं आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी, मैं जिनेवा कन्वेंशन पढ़ा नहीं है, पहली दफा देना चाहता हूं। नहीं, हम भी आपसे रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। एक मिनट। हाँ बिल्कुल, आतंकवादी वो सबसे बड़ा मसला है तारिक पीरजादा साहब। बिल्कुल, आतंकवादियों को कवर देती है पाकिस्तानी सेना। मैं जवाब देता हूं। देखिए, जब से 9/11 का वाकया हुआ है, आपके यहाँ किसी को टेररिज्म के लफ्ज के स्पेलिंग मालूम नहीं थे, लेकिन जब से अमेरिकियों ने टेररिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया, आपने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स इस लफ्ज को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप इतिहास नहीं जानते हैं। 1980 में भी आप आतंकवाद फैला रहे थे, ये हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं। आप बहरे होकर बैठे हुए हैं, ये आपकी गलती है। आप अंधे बहरे बने बैठे हैं, ये आपकी गलती है। मैं विवेक काटजू साहब को लेकर आना चाहूंगी। शुक्ला जी, हम बड़े कानों वाले लोग हैं, हम आपकी बात गौर से सुनते हैं। हम कविता जी की लेकिन आप करते वही है जो आपको करना होता है। जम्मू कश्मीर आप सुनते हैं बात, लेकिन करते आप वही है तारिक पीरजादा साहब जो आप लोगों को करना होता है। विवेक काटजू साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। काटजू साहब, आपका क्या हक था? आप देख रहे हैं, एक मिनट विवेक काटजू साहब जी की बात सुनते हैं ना। विवेक काटजू साहब, आप सुन रहे हैं जिस तरह आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, मैं क्या दहशतगर्दी तो आपकी तरफ से। तो मैं कुछ अर्ज करूं। बिल्कुल काटजू साहब, मैं आप ही से जानना चाहूंगी। आपने तारिक पीरजादा साहब को सुना, भारत की तरफ से नई सरकार आने के बाद बहुत अच्छी पहल की गई। आप भी हमारे साथ उस वक्त मौजूद थे जब स्वेरिंग इन सेरेमनी पर नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद अब ये हालात देख के तो लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है, ग्राउंड पे तो कुछ नहीं बदला है।
देखिए, पाकिस्तान पीरजादा साहब कुछ भी कहें, वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान की युद्ध नीति के 3 पहलू हैं। पहला पहलू है प्रॉक्सी वॉर, दूसरा पहलू है कन्वेंशनल वॉर, यानी जो आमने जो कि सेनाएं लड़ती हैं, वायु सेनाएं युद्ध लड़ती हैं, और तीसरा पहलू उसके सिक्योरिटी पॉलिसी का है परमाणु, न्यूक्लियर वॉर। अब पाकिस्तान यहां नहीं, और पीरजादा साहब भी ये जानते हैं, सब इंटरनेशनल फोरम्स पे कहता है और सब लोगों को ये कहता है कि भारत की जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं, यानी भारत की सेना, सैनिक शक्ति जो है, वो पाकिस्तान की सैनिक शक्ति से ज्यादा है। फिर वो हमसे ये कहते हैं कि देखिए, अगर ये घुसपैठियों की कार्रवाई से आपने जरा जोर से जवाब दिया, आपने कन्वेंशनल वॉर के जरिए जवाब दिया, तो स्थिति न्यूक्लियर वॉर में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये मामला कि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना से हल्की पड़ती है, ये तो अगर आप स्टेटिस्टिक उठा के देख लें, दोनों सेनाओं को कंपेयर कर लें, ये साफ है। तो इसके लिए जो पहला सहारा लिया जाता है, और आज से नहीं 1947 से पाकिस्तान ले रहा है, और खास तौर से आतंकवाद का इस्तेमाल 1989 से कर रहा है जम्मू कश्मीर में और भारत में, ये तो साफ अब तो सब दुनिया मानती है, चाहे पीरजादा साहब उसका इनकार करते रहे। साहब बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, मैं 1 मिनट इस पे जवाब दे लूं, क्योंकि पीरजादा साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं फिर आऊंगी काटजू साहब आपके पास, लेकिन पीरजादा साहब आप सुन रहे हैं, विवेक काटजू साहब भारत पाकिस्तान संबंधों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो बता रहे हैं कि कहां कमजोरी है, इसी वजह से सीधी लड़ाई आप लोग नहीं लड़ सकते, और इसी ओर इशारा प्रधानमंत्री मोदी का कि आप प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेते हैं, आतंकवादियों के सहारे। मैं जरा 2 जवाब दूंगा, जरा सा वक्त दीजिएगा। देखिए, ये जो बात इन्होंने कही है उसके अंदर एक वैक्यूम है, उसके अंदर एक लॉजिकल फ्लॉ है। वो ये है, हिंदुस्तान के पास अगर एयरफोर्स के पास 200 या 300 या 400 या 500 जहाज हैं, और अगर पाकिस्तान के पास 300 हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमसे सुपीरियर हो गए अपनी क्वालिटी ऑफ वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी में। बात ये नहीं है, मैं उस तरह गुफ्तगू को ले जाना नहीं चाहता, मैं ले जाना चाहता हूं मोदी साहब के बयानात की तरफ। इलेक्शन से एक दिन पहले, जरा सुनते जाइए, जरा सुनते जाइए। नहीं, पूरी बात है, बात करने दीजिए ना। कहा जाता है कि साहब नहीं, बात करने दीजिए। मैं आपको मोदी साहब के बयानात देना चाहता हूं। अरे यार, आपको पता लग जाएगा कि मोदी क्या कहते रहे हैं। मोदी साहब ने फरमाया इलेक्शन से एक दिन पहले, इलेक्शन के बाद 3-4 बार, उसके बाद सजादा सिंह के बयानात हैं, अरुण जेटली के बयानात हैं, और आज राजनाथ का बयान अखबारों में छपा हुआ है कि भाई हम कश्मीर का मसला पाकिस्तान से हल करना चाहते हैं। आपको मैं कहना यह चाहता हूं कि आप इस मसले को हल कीजिए, तो ये जो आतंकवादी के आप इल्जाम बंद कर देंगे, हम पर लगा रहे हैं, हम पे लगा रहे हैं, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। माहौल बन रहा है। तारिक पीरजादा साहब, कौन सी दुनिया में आप? अगर लगातार सीजफायर का उल्लंघन होगा, प्रधानमंत्री की करगिल लेह लद्दाख की यात्रा से पहले पिछले 72 घंटों में 3 से 4 बार सीजफायर का उल्लंघन, आप कहां माहौल दे रहे हैं? संबित पात्रा जी, हमने आपको बताया कि कल हमने आपके डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाकर बताया कि ये औरत मारी गई है, ये उसकी लाश है, हमारी तरफ से जवान मारे गए हैं, सिविलियंस यहाँ दहशत में है। आपकी तरफ से अच्छा, बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत ये है कि आप लोगों ने गलत ब्रीफिंग दी है अपने प्राइम मिनिस्टर को। आप लोगों को ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को काम करने दें, वो पाकिस्तान के साथ बात करना चाहता है, और उनका नहीं होता ना। प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा है कि आप लोग प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेकर के सीधे सीधे लड़ाई का नहीं रखते हैं आप लोग को। बोलिए संबित पात्रा जी। ये बात उन्होंने साहब, आप शांत हो जाइए, आप दूसरों को सुनने की भी पटसी रखिए प्लीज, आप प्लीज शांत हो जाइए, दूसरों को सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए। मिस्टर पीरजादा, आप सुन लीजिए। देखिए, सबसे आप पहले इनको शांत होने के लिए बोलिए। वो तो 25 तारीख को अपनी सेक्रेटरी खारजा को 25 तारीख को फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग है, एडवाइजर्स कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप अच्छा सुन लीजिए। पीरजादा साहब, आप यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा चलाने नहीं आए हैं, आप शांत होकर सुन लीजिए, आप कृपा करके।
सबसे महत्वपूर्ण विषय है, एक फंडामेंटल लॉ आप समझ लीजिए। फंडामेंटल लॉ पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का है कि हिंदुस्तान के प्रति वैमनस्य रखना, हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी को बार बार पाकिस्तान के जमीन पर दिखाना, यही उनके एग्जिस्टेंस का मतलब है, वो फाउंडेशन है। अगर वो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के विषय में बात करेंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। पीरजादा साहब कर्टसी दिखाइए। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, पाकिस्तान को लेके 2 F है, इट्स अ फेल्ड स्टेट, इट्स अ फ्लेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट है वो चरमराया हुआ है, फ्लेल्ड स्टेट का अर्थ होता है जो हेड कहता है वो हाथ पांव कोई मानता नहीं है, हाथ कहीं जा रहा है, पैर कहीं और जा रहा है, सर कुछ और कह रहा होता है। इनके प्रधानमंत्री कुछ कह रहे होते हैं, आईएसआई कुछ कह रहा होता है, सेना कुछ कह रही होती है, इसलिए कंप्लीट आईएसआई ने आपको आकर को अलहदा बयान दिया। शांत हो जाइए, आपको सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी को कहा कहां से कौन सा इसके बारे में जानकारी है? कम से कम मैं मानता हूं पीरजादा साहब ये समझ इसलिए नहीं पाएंगे, पीरजादा साहब ये इसलिए समझ नहीं पाएंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के इंपॉर्टेंस को, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट की गंभीरता को पाकिस्तान में समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां प्राइम मिनिस्टर अकेले में पाकिस्तान में बिल्कुल समझा जाता है, आप अपने वजीर आज़म जिसको लेकर नीति निर्धारण किया जाता है। मगर सबसे अपने वजीर आज़म से 2 महीने पहले तक, आज जब उन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दिया तो आप लोग जनाब खड़े हो गए 10-12। पीरजादा साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या लगता है कि चूंकि उनके पास परमाणु हथियार है, चूंकि उसका वो डर दिखा सकता है, इस कारण वो कुछ भी कर सकता है? तो 4 बार तो उन्होंने देख लिया है ना, 4 बार मैं इसका जवाब देता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मुझे इजाजत नहीं जरा बोलिए। देखिए, पाकिस्तान के पास असलहा जो है या इंडिया के पास जो असलहा है वो दोनों मुल्कों के पास अपने अपने दिफा के लिए होता है। आप इसको जंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि जंग आप पर ठोंसी नहीं जाती। लिहाजा ये मौजू नहीं है इस वक्त का, मौजू ये है कि कश्मीर के मसले को हल करना है। और कैसे आप आतंकवादियों का सहारा लेकर, कैसे आप आतंकवादियों का सहारा लेकर नहीं चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है वो सफल हो सके। मुझे एक बात बताइए पीरजादा जी, पीरजादा साहब, सवाल ये भी है कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जो जेस्चर है उसको आप कमजोरी तो नहीं समझ रहे हैं भारत की? नहीं, आप बिल्कुल ही अपनी बात को, जो मोदी साहब की बात है उसको गलत समझ के मुझे बयान कर रही हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कहीं अपने बयान में कि वो पाकिस्तान को कमजोर समझते हैं। ये जो बात उन्हें किसी ने बयान कर दी है वो गलत है। उन्होंने न्यूक्लियर बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो भी अब समझते हैं कि अब तक जितनी गड़बड़ हो चुकी है वो इसलिए हो चुकी है कि कांग्रेस और इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी को किसने ब्रीफ कर दिया, कैसे ब्रीफ कर दिया। इस तरह से भारत में काम नहीं होता है। मैं अखिलेश जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले विवेक काटजू साहब, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, विवेक काटजू साहब, मोदी के आज के बयान से पहले आप सब लोग मोदी साहब को गालियां दे रहे थे। मैं आप सबको सुनता हूं, आज बयान उन्होंने दे दिया है तो आपकी बातें खिल गई है और आप चाहते हैं आज हम जरा सुन लेते हैं विवेक काटजू साहब को, सुन लेते हैं। आप अपने आप ही बहुत कुछ अज्यूम कर रहे हैं तारिक पीरजादा साहब, आप प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा लग रहा है माइंड रीडर बन गए हैं। सुन लीजिए विवेक काटजू साहब, मैं आपका फेस रीडर और वर्ड रीडर बन गया हूँ। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है, काफी गुण है आप में। खैर, एक बार विवेक काटजू साहब से मैं जानना चाहूंगी। विवेक काटजू साहब, आप सुन रहे, तारिक पीरजादा साहब ये मानने को ही तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का दरअसल मैसेज क्या गया है पाकिस्तान को। देखिए, पीरजादा साहब से ये गुजारिश है मेरी कि वर्बल टेररिज्म, वर्बल आतंकवाद में का सहारा नहीं लें। हम लोगों को भी बोलने का मौका दें। ये एक तरफा डायलॉग नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकेत यह है पाकिस्तान को कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि रिश्तों में सुधार हो, अगर हम तो चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आतंकवाद का सहारा आप छोड़ दें। ये साफ साफ एक टुक जम्मू हमारा और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये प्रधान कोई दोहराने की बात नहीं है। आप कविता जी के बयान को देखिए ना, कहा है आप कहते रहिए कश्मीर आपका, कविता जी कहती है जो आप सुन लीजिए उनको, भारत ने जबरन कब्जा कर रखा है। रास्ता अपनाए। अगर आप समझते ही नहीं, आप फिर बोलते जा रहे, सुन तो ले। तो इसलिए अगर आप लोगों में ये समझदारी है कि जो मोदी जी ने संकेत किया है उसको समझने की क्षमता है,
और नवाज शरीफ साहब अलग हैं। ये तो पाकिस्तानी फौज करती है और आप जानते हैं, दुनिया मानती है कि आपका पुराना इल्जाम है। जो सामरिक नीतियां हैं, पाकिस्तान की जो विदेश नीति है, पाकिस्तान की भारत नीति, प्रधान वहां की सिविलियन लीडरशिप नहीं बनाती है, वहां की फौज बनाती है। और फौज नहीं चाहती है कि भारत से अच्छे रिश्ते हों। और क्या नवाज शरीफ सरकार का वाकई में फौज पे कोई कंट्रोल नहीं है? तारिक मैं एक बात कह दूं, बहुत संक्षेप में जरा एक बात कह देता हूं जी। मैं जरा अदब से एक बात अर्ज करता हूं, इजाजत है? जी जी बोलिए संक्षेप में सर। देखिए, पाकिस्तान की फौज ने नवाज शरीफ को हिंदुस्तान में मोदी जी की हल्फे वफादारी में शिरकत से नहीं रोका। अगर आपके नजदीक पाकिस्तानी फौज इतनी ज्यादा मुदाखलत करने वाली होती, वो अगर इतनी मुदाखलत करने वाली होती तो वो हिंदुस्तान ना जाते। आपकी बात की तरदीद कर रहा हूं मैं और सबूत से कर रहा हूं। दूसरी बात सुनिए जरा, इस वक्त आप अपने वजीर आजम की बात की तरदीद कर रहे हैं, इसलिए कि 25 तारीख को सेक्रेटरी खारजा आ रही है और अगर पाकिस्तान ने कोई गलत हरकत की होती तो मोदी जी उसको हरगिज न भेजते। आप बहुत कुछ जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में शायद। अखिलेश जी, तो अब कुल मिला के क्या ये पाकिस्तान की तरफ से संदेश मिल रहा है हमें कि हम चाहे जितनी कोशिश कर लें पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? नेहा, जो मोदी जी ने बोला है ये बड़ा सेंसिटिव विषय है। इस पे बहुत अतिरेक में बयानबाजी या उस पर जिरा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का इतिहास देखें आप, ये सत्य है कि वो पिछले 25-30 सालों से आतंकवाद का सहारा लेता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर बात आती है जो मोदी जी ने बोला है, ताकत एक अपनी देश की ताकत होती है, जो सेना की ताकत होती है किसी भी देश की, वो 1-2-3 साल में बहुत उसमें परिवर्तन नहीं आता है। एक ताकत होती है कि उस कंट्री के साथ इंटरनेशनली कौन कौन सी ताकतें हैं। जब जब हिंदुस्तान दोनों ताकत मिला करके, हिंदुस्तान की अपनी डोमेस्टिक ताकत तो कभी जल्दी कमजोर हुई नहीं, लेकिन जब जब हम इंटरनेशनली कमजोर हुए हैं तो पाकिस्तान के ये जो रवैये हैं, ये जो हरकतें हैं, ये बढ़ी हैं। किसी कोई अन्यथा ना ले, एनडीए के रिजीम में यूपीए से 5 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा घुसपैठ, आतंकवादी घटनाएं और हत्याएं हुई थी। मुझे 1 मिनट अलाउ करिए। उसके कारण है जो मैंने बताए। ठीक है नेहा, मुझे 1 मिनट अलाउ करिए। जो मोदी जी ने बोला है वो समय बताएगा। हाँ। कि वो समय बताएगा कि उस बयान की कितनी आवश्यकता कि नहीं थी, लेकिन इससे कोई नहीं इनकार कर सकता। हाँ। कि हम लाख कहें। ठीक है, आप मान रहे हैं ना इस बात को। बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान के साथ रिश्तों की बात होती है तो आप ये बात मान रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जो वहाँ का जो ISI है वो सुधरने वाला नहीं है, वो सुधरने वाला नहीं है। और तीसरी बात नेहा जी, अब मोदी जी को इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर आना चाहिए। ठीक है, मुझे एक लाइन बोलना पड़ेगा। ठीक है सर, उसमें नहीं जाएंगे हम। मैं नहीं चाहूंगा, मगर एक लाइन बोलना बहुत आवश्यक है। नेहा 1 सेकंड, मुझे एक बोलना पड़ेगा। देखिए, मैं बहुत बड़े भाई हैं मेरे अखिलेश जी, मैं तो कहूंगा कि यहाँ हम दोनों भाई हैं और हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। यहाँ थोड़ी देर के लिए एनडीए और यूपीए की लड़ाई को छोड़ दीजिए। आप ये कौन सी लड़ाई कर रहे हैं जो हमें पीरजादा जी के साथ लड़ना है? ठीक है, नहीं आप इतना ही नहीं समझ पा रहे हैं। किसी को किसी से लड़ना नहीं है, लड़ना। मैं यहाँ वैचारिक लड़ाई की बात कर रहा हूँ। यहाँ कौन सा परमाणु लड़ाई कर लेंगे? टेलीविजन चैनल में तो वैचारिक लड़ाई बता दें, परमाणु लड़ाई तो नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा, जरा बता दें, मैं इनका जवाब दे दूं। सुन रहे हैं सब, यहाँ हम सब सुन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यहाँ हम भाई इनसे पूछो। नेहा पार्लियामेंट पे अटैक के बाद इन्होंने बोला था। नेहा, इनसे पूछो पार्लियामेंट पे अटैक के बाद इन्होंने क्या बोला था? आर-पार जंग की बात बोली थी। बिल्कुल, थोड़ी देर के नेताओं ने से बाहर निकलिए, हिंदुस्तानी की बात बोली थी और सीमा पे आर्मी खड़ा की थी।
2013 में जब आपकी सरकार थी 199 हमें सुना नहीं दिया इन्होंने क्या बोला, लेकिन मुझे लगा कुछ ऐसे बोले होंगे इसलिए मैंने बोला। अखिलेश जी एक मिनट देखिए, ये जो डिबेट है अभी प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश है उसको लेकर आगे है, और आप मानेंगे कि पिछले साल भी 2013 में जब आपकी हुकूमत थी 199 सीजफायर वायलेशंस हुई है एलओसी पर। आप लोगों को भी पाकिस्तान का वही रूप देखना पड़ा जो अब पाकिस्तान इस वक्त दिखा रहा है। विवेक आर्य साहब मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पीरजादा साहब शेष नारायण जी यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट अखिलेश जी, ठीक है, नहीं आंकड़ों में नहीं पड़ेंगे आप, मैं तारिक भाई एक बात कहना आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप बुजुर्ग हैं पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन के। ये जो बच्चे 1971 में सेकंड लेफ्टिनेंट थे, ये आज पाकिस्तानी आर्मी के लीडर हैं। इनको कहो कि मियाँ 1971 भूलो, अब नया बिल्डअप करो, क्योंकि ये सब हारे थे बुरी तरह से। इनके रिवेंज जो है एक तो ये बंद करवाइए, दूसरा हम लोग अपनी तरफ से ये कहेंगे कि आपकी आवाम पे मोदी जी थोड़ा रहम करें, क्योंकि अगर हमला होगा, लड़ाई होगी, तो आपकी जो एलीट है, जो फौज है, वो लोग तो हथियार खरीदेंगे, कमीशन खाएंगे, अमेरिका से पैसा लेंगे और मुल्कों से, चाइना से पैसा लेंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे जो हथियार हैं वो तो हमने डेवलप किए हैं, और आपके चाइना से आए जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात आप बार बार करते हैं, तो आप बुजुर्गाने पाकिस्तान हैं, आप उनको समझाओ कि यार वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसलिए आप कृपया अपने अवाम का भी ध्यान रखिए जो भूखों मर रहे हैं, और अगर उनको आप लोग तबाह करने पे आमादा हैं तो लड़ाई कर लीजिए। और जहां तक न्यूक्लियर ब्लैकमेल का सवाल है, बखुदा मैं आपको वायदा करता हूं कि आप वो ब्लैकमेल वगैरह कोई आपकी आर्मी कर ही नहीं सकती। इसलिए आप कृपया पाकिस्तानी एलीट जो पावर के सेंटर्स हैं, और बेचारे नवाज शरीफ से तो पूरी दुनिया को हमदर्दी है, लेकिन आप अपनी फौज को भी कहिए कि उनको बेचारे को हुकूमत करने दो 2-4 साल जब तक वो इलेक्टेड हैं। तो पीरजादा साहब, पहले तो बात यह है, मुझे बड़ी खुशी है कि आपको नवाज शरीफ से बहुत हमदर्दी है, और मेरी दुआ है कि आपकी वजह से नवाज शरीफ पाकिस्तान में 5 साल हुकूमत करता रहे। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें कह देता हूं, और मुझे अफसोस है कि शायद इनमें से 1-2 बातें आपको ज़रूर बुरी लगेंगी। देखिए, जहां तक ये 71 वाली बात अभी 1 मिनट पहले हुई है, आप लोगों का मसला ये है कि आप माजी में जिंदा हैं, आप 1971 में जिंदा हैं। ये 2014 का पाकिस्तान है जो 10 साल 12 साल से अमेरिका के हमलों को बर्दाश्त कर रहा है, अमेरिका की आतंकवादी को बर्दाश्त कर रहा है। जरा सुनते जाइए, जरा मेरी बात सुन लीजिए ना, ऐसे नहीं। अगली बात, अब ये बात कि जनाब आप 1971 में हमें शिकस्त दी थी, अब ये कह रहे हैं ना, अब आपके पास मशरकी पाकिस्तान का कोई इशू नहीं है। अगर आप दोबारा हरकत करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, इसी तरह के किसी प्रोग्राम में आज से 5-10 साल के बाद, 2 साल के बाद, आप किसी जंग के बाद मुझसे अगर बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान किस सूरत हाल में है। तीसरी बात, पाकिस्तान में भूख नंग इतनी नहीं है जितनी आपके यहां है। 800 मिलियन लोग भूखे नंगे हैं। अरे उनको रोटी खिलाइए, में पैसा ना खर्च कीजिए। आपसे तो अच्छी हालत है, पाकिस्तान से तो भारत की हालत बहुत अच्छी है। लेकिन मैं बाकी मेहमानों को यहाँ पर लेना चाहूंगी। नहीं, कश्मीर पे तो रिकॉर्ड अटक गया। आप कहते हैं हमें माजी में नहीं जाना चाहिए, आप कश्मीर से आगे नहीं बढ़ते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप क्या कहना चाहेंगे? तारिक पीरजादा साहब ना सिर्फ भारत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बल्कि आज तो प्रधानमंत्री मोदी भी क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, और उनके एडवाइजर उन्हें क्या बता रहे हैं, इस सब कुछ पीरजादा साहब को पता है। नहीं, माजी की बात छोड़ भी दें तो वर्तमान में भी आप कह रहे हैं कि अमेरिका आप पे हमले कर रहा है, तो पीरजादे साहब बड़ा भारी परमाणु बम लिए बैठे हैं। जरा वॉशिंगटन को धमका दें उस परमाणु बम से, जरा ब्लैकमेल कर लें। आपने जरा भी अपने अस्तित्व का, जरा भी संप्रभुता का, जरा भी सोवरेनिटी का आपको शर्म हो तो आपके छाती पर चढ़कर आपके मेहमान ओसामा बिन लादेन को उसने मार दिया, आपके सैनिकों को मारा, और ब्लड मनी लेकर आप एकदम लहकटों की तरह जो है बैठ गए। जरा भी शर्म अगर आप में है, आप में संप्रभुता का भाव है, आप हिंदुस्तान को धमका रहे हो, अमेरिका को धमकाने की आप ही हिम्मत कर लो।
पीरजादे जी जरा अमेरिका को धमकाने की हिम्मत करो, कल सवेरे उठा के पीटेंगे आपको। देता हूं जरा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। बोलिए बोलिए। ये हमने अमेरिका को शिकस्त देने की बात नहीं की है, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। लेकिन जहां तक भारत की कोई हैसियत नहीं है, आपको तो अमेरिका से पैसा मिलता है, कोई हैसियत नहीं है। पार्लियामेंट पे हमला हुआ, आपने धमकी दी, आप सरहद के पार नहीं आ सके, उसके बाद कारगिल में कार्रवाई हुई, आप बॉर्डर के पार नहीं आ सके। आपको जरूरत नहीं है, आप जरा कुछ करके देखिए। नहीं करके देखेंगे तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। काजू साहब, आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना तारिक पीरजादा साहब को, अब तो नहीं है वो हमारे साथ इस चर्चा में, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें कही। सवाल यह है कि पाकिस्तान अपने रंग बदले ये लगता नहीं। भारत को क्या करना चाहिए, मोदी सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, हमें पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ नीति बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान की सैनिक शक्ति हमसे कम है, वो उस क्षेत्र में कमजोर है, इसलिए वो हमेशा आतंकवाद का सहारा लेगा। वास्तविकता यह है कि आज से 25 साल से आतंकवाद चल रहा है और हम इसकी काट नहीं निकाल पाए। मोदी साहब को एक तरफ जो उनकी पॉलिसी है बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान से ये कहें कि इस पूरे सार्क देशों को हम साथ लेके चलना चाहते हैं कि सबका विकास हो, सब देशों का विकास हो, आवाम जनता का भला हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज जो आतंकवाद फैला रही है अपने आतंकी गुटों के जरिए और अपनी जो सीमा पर और नियंत्रण रेखा पे शेलिंग कर रही है, उसकी काट हमें निकालनी है। वो नीति सोच समझ के बनानी पड़ेगी जो अभी तक कोई भी सरकार पहले नहीं बना सकी। क्या उम्मीद की जाए मोदी सरकार से, संबित पात्रा साहब, कि इस तरह की नीति कोई बनेगी? क्योंकि आप सुन रहे हैं पाकिस्तान से हमेशा इसी तरह के सुर सामने आते हैं, चाहे आप उन्हें शॉल दें या फिर किसी भी तरह से किसी भी मौके पर बुलाएं उन्हें। नहीं, मोदी जी के प्रूडेंस को हमने पहले दिन ही देखा। जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उसी दिन से इस पे काम करना शुरू कर दिया। सार्क देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। उसका असर हमने देखा कि 3 दिन पहले नवाज शरीफ जी ने कहा कि वाकई जो संबंध हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए वो नहीं है, सुधरना चाहिए। ये पहली बार ऐसा पाकिस्तान के आला कमान कहते हैं। एक साथ तो आप ये भी कहते हैं ना संबित पात्रा जी कि नवाज शरीफ जो कहते हैं उनकी बात पर कितना भरोसा किया जाए, या उनके हाथ में ताकत है? मैंने खुद ही अभी आपके चैनल पे कहा कि इट इज अ फेल्ड स्टेट एंड अ फ्लेल्ड स्टेट। यहाँ बहुत सारे अध्यक्ष हैं, मगर स्वाभाविक रूप से जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, दोनों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बीच बात होती है तो आपको उनके प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर मान के बात तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको नकार देंगे। क्यों? अटल जी ने तो किया था कारगिल में, वहां पे उसने बहुत चढ़ा। मगर मैं तीसरा पोर्शन सुन लीजिए मेरे उत्तर का। मोदी जी ने इलेक्शन से पहले आप लोगों के चैनल को इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा था। उन्होंने कहा था न हम आंख झुकाएंगे, न हम चाहेंगे कोई और भी आंख झुकाए, मगर कोई आंख उठा के देखेगा तो हम भी आंख उठा के देखेंगे। आंख से आंख मिलाकर के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड पे होगा। हाँ, बोलिए सर जी। देखिए पात्रा जी, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये तो बिल्कुल ही है, लेकिन इसको इस नीति में कार्यान्वित करना है। अभी तक वो मैं नहीं देख रहा हूं। तो जमा खर्च के बयान जाता ही नहीं। यही है कि उम्मीद यही है कि मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सिद्धांत उन्होंने कहा है जो बिल्कुल वाजिब है, उसको नीति में परिवर्तित करें। ठीक है, मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया अखिलेश जी से ले लूं क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया। अखिलेश जी, काजू साहब ये मान रहे हैं और उनसे बेहतर कौन जानेगा भारत पाकिस्तान के रिश्तों को, वो ये कह रहे हैं कि जहां तक प्रिंसिपल की बात है मोदी सरकार सही रास्ते पर है। अब देखना यह है कि उसका क्रियान्वयन कैसे होगा। प्रिंसिपल पे तो हर राज्य, हर सरकारें सही रास्ते पे होती हैं, लेकिन क्रियान्वयन की ही बात होती है। अब समझ में आएगा कि कहने और जब करने की बारी आती है दोनों में फर्क क्या है। दूसरी बात, पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक हालात हैं
उसके कंपल्सन्स हैं आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की कि हिंदुस्तान तरफ वो प्रॉक्सी वार लड़ता रहे। ये हमें मान के चलना चाहिए और हम आगे जो भी स्टेप उठाएं या करें, ये दिल में मन में मान के रखना पड़ेगा कि भले वहाँ चुनी हुकूमतें कभी कुछ करने को तैयार हो, लेकिन आप कह रहे हैं उनके हाथ में कुछ ज्यादा होता नहीं है, और ऐसे में चाहे जो भी जेस्चर्स हमारे पाकिस्तान की तरफ हो, हम जितने सहयोग की बात करें, लेकिन ये हमें रखना है अपने दिल में, अपने दिमाग में कि जो भी पाकिस्तान के साथ रिश्ता हो, कम से कम पाकिस्तान कमजोरी न समझे हमारे दोस्ती के हाथ को, और माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त इतना ही है, लेकिन आज की इस चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं, जाते जाते उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तारिक पीरजादा साहब जो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना था कि मोदी कश्मीर मसला सुलझाना चाहते हैं, भारत के लोग रोक रहे हैं। हमें मालूम है कि भारत में मोदी को क्या कहा जाता था। वहीं बीजेपी से संबित पात्रा साहब ने कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों पर ही पाकिस्तान का वजूद टिका है, पाकिस्तान सरकार आईएसआई के इशारे पर काम करती है। विवेक काटजू साहब ने यह कहा कि 1989 से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंक फैलाने में लगा है, प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की पहचान है। वहीं प्रेम शुक्ला जी का यह मानना कि पाकिस्तान में हिम्मत है तो ओबामा को एटम बम से डराए, लादेन को अमेरिका इनके घर में मारकर चला गया।